जिहड़ी पंजाबी दो तरह की साडे यहाँ लिखी जा रही थी। एक तो वो जन्नाती जुबान थी जिहड़ी साडे इत्थे बोली नहीं जाती, या साडे माँ प्यो नहीं सी बोलते। असी एक क्रेडिट ये भी दे सकते हैं उस जुबान नूं कि उन्होंने वो मरते हुए लफ्ज़ या मरदी हुई जुबान नूं महफूज किया, एक क्रेडिट दिता जा सकता है। दूसरी पंजाबी लिखी जाने वाली शायरी वो सी जिहड़ी रज़ाकारां दी शायरी सी। साडे हाँ एक सिपाही हुंदा है, एक रज़ाकार हुंदा है। वो सिपाही घट सन ते रज़ाकार ज़्यादा सन। मैं माजरत खां, लेकिन अपने मौकफ ते कायम रहांगा। फिर ऐसी शायरी भी लिखण वाले साडे दोस्त सन जिहड़े उन्हां दे माँ प्यो, मैं दोबारा कह रहा माँ प्यो तो वो जुबान नहीं सी बोलते, ना वो आप बोलते सन, लेकिन उन्होंने उसलूब आहंग पूरा का पूरा बाबियां का चुक लिया। यानी वो इंज ही होया कि कहा गया कि फलां शायर वो मीर की एक्सटेंशन है, वह अपना कुछ नहीं है, यानी वो मीर के खाते च ही पै गया। दोस्त समझ रहे हैं मैं जिस शायर का नाम लै रहा। इस तरह ही वो दोस्त भी उस खाते च ही पै गए। मैं छोटी जी मिसाल दिना कि जो मैं वो सुनिया नुसरत फतेह अली खान का गाया है शिव कुमार बटालवी का कि माए नी माए मेरे गीतों के नैना विचों बिरहों की रड़क पवे, तो मैं समझा किसी बाबे का ही है। लेकिन वो शिव कुमार नूं भी रगड़ा बहुत सारा लग गया। तो वो ऐसा होया कि जो असी आप अपनी जुबान या अपना लहजा जड़ा मशरकी पंजाब में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ हुंदा गया, या लाहौर च असी बोलिया या लाहौर च बोलिया जाता है, या कसूर का थोड़ा जहा हल्का जहा होर फर्क आ गया, तो असी वो जुबान नहीं लिखी जिहड़ी जुबान असी या साडे माँ प्यो बोलते सन। लेकिन अरशद मंजूर का कमाल यह है कि इन्हें उही जुबान लिखी है जिहड़ी जुबान बोलता है, जिस जुबान से गल करता है, साडे नाल गल्लां करता है, अपनी गल करता है, उस जुबान नूं इन्हें अपना इजहार का जरिया बनाया, उस जुबान च लिखिया। यह तो इसका सब तो बड़ा वस्त है। मैं समझना अरशद मंजूर ने एक मैच्योर आदमी की तरह, एक समाजी शऊर रखने वाले एक हसास फर्द की तरह और बड़े भरपूर तरीके नाल अपने उस मौजू का इंतखाब किया जिहड़ा इन्हें इनू करना चाहिए सी, जो ये वरती और जिस सलीके नाल इन्हें जिंदगी हंडाई है, उस इन्हें राहां के जरिए साडे तिकर पहुँचा दी है। और यह साडा जिहड़ा कदी भी मतमा नज़र नहीं मेरा खास कर मेरा यह रहा कि मैं ग्रेडेशन करा या तकाबली जायजा पा लवां इहदा किसी होर शायर दे नाल, नहीं हो सकता। अरशद मंजूर नूं अरशद मंजूर की ही नज़र नाल देखना चाहिए कि उन्हें जो बयान किया है और जो इन्हें कहना चाहा है, आया इन्हें अपने आप दे नाल कोई मुनाफकत तो नहीं की, जो ये ते बीती इन्हें किसी का एक्सपीरियंस तो नहीं बयान किया, इन्हें उही तजिया बयान किया, इन्हें उही मुशाहिदा बयान किया जो इन्हें देखा। और दूसरी एक मुख्तसर भी एक दो गल्लां होर करता जावां कि यह जड़ा साडे पंजाबी शायर ने, माजरत खां मैं पंजाबी के दोस्तों नाल, जुबान तो सारी साडी जुबान है, साझी जुबान है, और ये तख्त हज़ारा, वारे शाह और हीर ये तो बाहर ही नहीं निकलते। यार बाहर निकल आओ इन्हां मज़ामीन तो जिंदगी बहुत बदल गई है, जमाना किते दा किते चला गया। अरशद मंजूर दे हाँ भी इस किताब च भी 5-6 शेर इस तरह के मिल जाते हैं भी तख्त हज़ारे तो असी हुण की कहना। जिंदगी बहुत मकरू शक्ल च साडे सामने है, असी जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो सानू गुजारन से मजबूर किया जा रहा है, यह नहीं है। असी ये सामने रजिस्ट करना है और सानू भरपूर तरीके नाल मुजाहमत करनी चाहिए है, और ये मुजाहमत जी है अरशद मंजूर की शायरी में मौजूद है। एक चीज़ मैं होर जी फील की इस किताब च इन्हों कि वो सूफियाना मज़ामीन साडे है ने, साडे ये भी एक उस तरह का अगर इनू इतराज़ ना समझा जाए, साडे पंजाबी लिखण वाले धक्के नाल सूफियाना मज़ामीन चले जाते हैं। और अरशद मंजूर का तबकाती शऊर रखने वाला आदमी भी ये 2-3 ऐसे शेर ने, दो गज़लां पूरियां ने पूरियां, और एक शेर सी कि लुक लुक कलियां बुक बुक रोवां मैं बिरहा दी मिट्टी पोवां। इस तरह के एक 2 गज़लां होर ने। ये अरशद मंजूर भी लाशऊरी सतह पर उस पासे चला गया जिहड़ा हालांकि इहदा मैदान नहीं है। असी सूफिया दे इंसान दोस्ती का जिहड़ा उहदा हवाला है
ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਓਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਤਬਰ ਹਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜਨਾਤੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਰੀ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਬਰਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਪਰ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਕਨਾਤ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਸਾਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਦਗੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ पेश करते हैं। अच्छा, पंजाबी शायरी के हवाले से हमारे दोस्तों ने बात की है, और ख़ास तौर पे दो असनाफ जदीद पंजाबी अदब शायरी की ऐसी हैं जिनमें किसी पंजाबी शायर के लिए शेर कहना मैं समझता हूँ कि ये खूब आजमाइश है, इसलिए कि वो पंजाबी के मिजाज में उसे ढालने का अमल जारी व सारी तो है, अभी ढली नहीं है। हमारे यहाँ भी जब हम उर्दू गज़ल का मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो इब्तदाई दौर था उर्दू गज़ल का, वो पूरा एक ज़माना है, तवील ज़माना है, कुतुब शाही और आदिल शाही हुकूमतों का ज़माना है, जिसमें शायरों की कई नस्लों ने मुसलसल गज़ल को उर्दू के मिजाज में ढालने की कोशिश की, और आखिरकार वली दक्कनी पहला शायर था जो इस तजर्बे में कामयाब हुआ। उससे पहले जो सारे लोग हमें नजर आते हैं वो कामयाब नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसलिए कि गज़ल हिंदुस्तान की सिन्फ नहीं थी, गज़ल थी ईरान से आई हुई सिन्फ, और उससे भी पीछे ये कसीदे की कशबीब थी जिसे गज़ल में तब्दील किया गया। यानी उससे पहले इसकी जो तारीख थी वो अरबी अदब में थी, अरबी अदब से वो फारसी अदब में आई, और फारसी अदब से वो उर्दू में आई, और उर्दू के बाद वो फिर पंजाबी में जदीद ज़माने में आई। हमें पंजाबी के क्लासिकी दौर में गज़ल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि गज़ल जो हमारी अपनी खालिस असनाफ थी जिनमें हमारे क्लासिकी पंजाबी शायरों ने इजहार किया, वो उस मौजू को जो वो बयान करना चाहते थे, उस खित्ते को जो जिसको वो बयान करना चाहते थे, उस मिजाज को जिसको बयान करना चाहते थे, उसके लिए वो असनाफ अदब बेस्ट थी, बेहतरीन थी। टी.एस. एलियट ने एक बात ये कही थी पॉपुलर शायरी के बारे में, कि पॉपुलर शायरी का सबसे बड़ा खराबी ये होती है कि वो आपके इल्म की तौसीक करता है, आपको इल्म देता नहीं है, कोई नई बसीरत नहीं देता, बल्कि पहले से मौजूद बसीरत को सेकंड करता है और उसकी तौसीक करता है। तो अगर हम शायरी पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद अगर हमें महसूस ना हो कि हमारी ज़ात में कोई इजाफा हुआ है तो बेमानी शायरी है, उसका कोई वो फ़ायदा नहीं है। वो इस नुक्ता नज़र से भी मैं समझता हूँ कि हमारे जो अरशद मंजूर साहब हैं, इनकी शायरी पढ़ते हुए हमें ये महसूस नहीं होता। अब ज़ाहिर है ये नहीं होता कि एक शायर फर्ज करें, जैसे नसीर साहब ने कहा इनके 450 शेर कहे हैं तो 450 शेर में बसीरत भरी हुई हो, ऐसा कोई शायर भी आज तक आपको नहीं मिलेगा जिसमें, इसलिए कि मीर साहब के पास भी अगर तसव्वुफ़ का तजर्बा है तो उस तजर्बे में पीछे उनके साथ जो शरीक शायर हैं वो दर्जनों हैं, और कई जगह पे उनमें इश्तराकात मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मजमूई तासुर अगर आपका किसी किताब को पढ़ते हुए ये बनता है कि इस किताब को पढ़ के आपको तरफ़्फ़ु हासिल हुआ है, आपने अपनी शख्सियत को एलिवेटेड महसूस किया है, तो ये बहुत बड़ी खूबी है। तो इस हवाले से भी इनकी शायरी जो है वो हमें मायूस नहीं करती, हमें महसूस होता है कि ये शायरी हमें आगे लेके चली है और ज़िंदगी के साथ हमें कुछ ऐसे ज़िंदगी की कुछ ऐसे पहलुओं से रूशनास कराया है जिससे हम इस तरह से रूशनास नहीं थे जिस तरह से इन्होंने कराया है।
یہ کم یا زیادہ کا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر شاعر ایسے شعر کہہ سکتا ہے، اگر وہ ایک بھی ایسا شعر کہہ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس امکانات ہیں. اور جو ان کی شاعری کی ان سب سے زیادہ مجھے اٹریکٹیو خوبی لگی ہے، میں پنجابی پڑھنے کا میرا تجربہ نہیں ہے، جیسے میرا انگریزی پڑھنے کا بھی تجربہ نہیں ہے. میں جتنی دیر میں اردو کے 5 صفحے پڑھتا ہوں اتنی دیر میں انگریزی کے اور پنجابی دونوں کے 2 صفحے پڑھتا ہوں بہت. تو اس کا مطلب ہے کہ میری صلاحیت پنجابی پڑھنے کی پہلے ہی کم ہے. اور اب اگر کوئی کتاب میں پڑھنے بیٹھتا ہوں اور پڑھتا چلا جاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اضافی خوبی ہے اس کتاب کی، یعنی اس کی ریڈیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ زبان کی جو رکاوٹ ہے وہ بھی آڑے نہیں آئی. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو پنجابی کے شاعر ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں، گنتی کے چند شاعر ہیں، لیکن ہیں جن کو پڑھتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کس زبان کی شاعری پڑھ رہے ہیں، پنجابی کی شاعری پڑھ رہے ہیں یا اردو کی شاعری پڑھ رہے ہیں. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ شاعری پڑھ رہے ہیں. تو ارشد منظور صاحب کی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ میں شاعری پڑھ رہا ہوں. بہت شکریہ.